तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 3, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे साइंस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको एग्जैक्टली एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 80% जो क्वेश्चंस आते हैं वो 20% सिलेबस से आते हैं, और वो 20% सिलेबस जो मैं यहाँ पर डिस्कस करा था आपको। फर्स्ट जो क्लास थी हमारी उसमें मैंने केमिस्ट्री के चारों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे। सेकंड वीडियो के अंदर बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स के वीडियो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे, और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 से, जो कि है आपके फिजिक्स का सेक्शन। तो चैप्टर नंबर 6, 7, 8 एंड 9 जो चैप्टर है, 4 चैप्टर फिजिक्स से आएंगे, और एंड में एक आपका जो लास्ट चैप्टर बचता है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 से और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, 9 मार्क्स का ये चैप्टर आ रहा है। सबसे पहले इसके अंदर आपको पढ़ना है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, इसके डेफिनेशन देख लेना, कुछ एग्जांपल्स देख लेना। इसके बाद में आपको पढ़ना है स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। एक डिफरेंस टेबल की फॉर्मेट के अंदर मैंने नोट्स में इसको करवा रखा है, तो वो डिफरेंस टेबल आप बहुत अच्छे से याद करके जाना। इसके बाद में टॉपिक आता है आपका एक्सेलरेशन का, और इसके लिए मैं बोलूंगा कि ये आपको जरूर जरूर याद करके जाना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक्सेलरेशन में क्या पढ़ना है आपको, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इसका फॉर्मूला, इसकी एसआई यूनिट, जितना भी कुछ एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमारे सिलेबस में है वो सारा कुछ आपको कवर करके जाना है। फिर बात आती है ग्राफ्स की। तो ग्राफ्स में आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है। इसमें मोस्ट फोकस आपको करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर। डीएस ग्राफ जो आता है डिस्टेंस टाइम, डीटी ग्राफ, तो डीटी ग्राफ पर आपको फोकस करना है। साथ ही साथ आपको ये भी आना चाहिए कि कौन सा ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हिंट के लिए मैंने यहाँ पर 3 ग्राफ बना रखे हैं। जो फर्स्ट ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, जो सेकंड ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, और जो थर्ड ग्राफ है वो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का। तो ये तो मैंने केवल आपको 3 हिंट दिए हैं, बाकी ग्राफ का जो टॉपिक है वो आपको कंप्लीट पढ़ करके जाना है। इसके अंदर आपको वेलोसिटी अंडर आपका एरिया अंडर द कर्व और ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको पढ़ करके अच्छे से जानी है। उसके बाद में हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। इस चैप्टर में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे हैं, सामने आपको दिख भी दिए स्क्रीन के ऊपर। इन तीनों इक्वेशन को अच्छे से याद कर जाना, और छोटे छोटे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में बुक के, वहां पर इन तीनों के आपको वो मिल जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो वहां से वो 1-2 क्वेश्चन आप इन पर करके जाना। ठीक है, ये सारा कुछ है आपका मोशन वाले चैप्टर से। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर आ रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये भी 9 मार्क्स का ही आ रहा है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, शुरुआत में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा न्यूटन्स लॉ, और इस पर भी डबल मार्क करके स्टार मार्क कर लो, क्योंकि डेफिनेटली 100% जो है न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन आते हैं, और इस पेपर में भी आपके आएंगे। 3 लॉज हैं हमारे सिलेबस में, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, और जो सेकंड लॉ है उसका एक फॉर्मूला है F=ma, और इसका छोटा सा डेरिवेशन है कि ये फॉर्मूला कैसे बना। तो आपको इस न्यूटन्स लॉ वाले टॉपिक में सबसे पहले तो इन तीनों लॉज की डेफिनेशन याद करके जानी है, और सेकंड वाला जो है इसको थोड़ा स्पेशली देख जाना कि ये जो फॉर्मूला बना है ये किस तरीके से बना है। छोटे 2-3 लाइन का इसका डेरिवेशन होगा, नोट्स में करवा रखा है, वहां से इसको अच्छे से कवर करके जाना। बात करें सेकंड पॉइंट की, तो इसमें कुछ डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। इसमें सबसे पहले इनर्शिया की डेफिनेशन याद करनी है, फिर मोमेंटम की डेफिनेशन याद करनी है, फिर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन याद करनी है। अब एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जब आप मोमेंटम पढ़ रहे होंगे सॉरी, तो उस टाइम पर आपको मोमेंटम का फॉर्मूला जो कि होता है मास इनटू वेलोसिटी, और इसकी एसआई यूनिट, ये भी आपको लर्न करनी है। और जब आप बैलेंस अनबैलेंस फोर्स कर रहे होंगे तो उस टाइम पर आपको इसके छोटे मतलब छोटे जो क्वेश्चंस मैंने अलग से एडिशनल करवा रखे हैं नोट्स के अंदर, वो तुम देख करके जाना। ठीक है, कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट अनबैलेंस्ड कंडीशन के अंदर होता है। तो ये चीज आपको इस चैप्टर से पढ़ करके जानी है। और एक पॉइंट, जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, देखो डरने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन वाले सवाल जो होते हैं उनको न्यूमेरिकल बोलते हैं, और न्यूमेरिकल बहुत कम मार्क्स के पूछे जाते हैं, पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए तुम इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छे से पढ़ लेना, और इनके अलावा एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस है वो आप थोड़े से प्रैक्टिस कर लेना। दैट्स ऑल, न्यूमेरिकल पूरा हो जाएगा आपका। इसके बाद में चलते हैं अगले चैप्टर पे, जो कि आ रहा है आपका ग्रेविटेशन। 6 मार्क्स का ये चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर ये है 6 मार्क्स का। इसमें कुछ पॉइंट्स ही आपको पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। एक छोटा सा 5 लाइन का पैराग्राफ है जिसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में लिखा है, वो पूरा आपको एज इट इज लर्न करना है। इसके बाद में इसका जो फॉर्मूला होता है F=G m1 m2 r²,
ये पूरा की पूरा आपको डिराइव भी करना आना चाहिए, याद भी होना चाहिए। इसके ऊपर छोटे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट पर आपको पढ़ना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। और इस पर मैं कहूंगा कि ये आपको डेफिनेटली पढ़ना है, क्योंकि रिपीटेडली प्रीवियस ईयर्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चंस जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। तो ये आपको 100% मान करके इसको करके ही जाना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन करके चले जाना, इसकी वैल्यूज याद रख लेना और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप कर लेना। इसके अलावा यहां पर मैं कहूंगा कि जो आपका मून और अर्थ पर जो मास और वेट निकालने का जो रिलेशन है और जो ग्रेविटी का डिफरेंस है, वो वहां से कंसेप्चुअल सवाल आपके बन सकता है पेपर में, वो थोड़ा सा देख जाना। बुक में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है और मैंने नोट्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस की फॉर्म में करवा रखे हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला टॉपिक आपको जरूर जरूर पढ़ करके जाना है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं तो प्रेशर और डेंसिटी के टॉपिक्स आते हैं। प्रेशर और डेंसिटी के सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और ऐसा यूनिट याद होनी चाहिए। इसके बाद में इन दोनों के ऊपर कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इनडायरेक्ट का मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, तो इनके कंसेप्ट को अच्छे से समझ करके जाना। जैसे थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूं, प्रेशर वाले को एक्सप्लेन करता हूं अगर मैं, तो प्रेशर के अंदर बेटा प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। अब क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ अगर हम फोर्स को कम करेंगे तो प्रेशर पर क्या इंपैक्ट होगा, एरिया को इंक्रीज करने पर प्रेशर के अंदर क्या चेंज आएगा, या फिर इससे रिलेटेड जैसे ये बोल सकते हैं कि स्नो बोट्स जो होते हैं वो बड़े क्यों बनाए जाते हैं पैर की साइज से, या फिर कैमल कोई डेजर्ट में चल रहा है तो उसके लेग्स जो है वो इतने बड़े क्यों होते हैं, वो आराम से क्यों चल पाता है। एक स्कूल बैग का क्वेश्चन आपके बुक में है कि स्कूल बैग्स की जो स्ट्रिप्स आती हैं उनसे छोटी और बड़े होने से उनपे क्या होगा। इस तरीके के कंसेप्चुअल सवाल आपको प्रेशर से पूछेंगे। डेंसिटी के अंदर भी ऐसे कंसेप्चुअल सवाल पूछेंगे, जैसे मान लो कि कोई चीज कब फ्लोट करेगी, कब सिंक करेगी। याद आ रहा है, मैंने आपको क्लास में कई सारे एग्जांपल्स देकर के ये चीज समझा रखी है। तो कोई चीज कब फ्लोट करती है, कब आपका सिंक हो जाती है वो चीज, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ये सारा कुछ आपको डेंसिटी के अंदर अच्छे से कवर करके जाना है। इसके बाद हम बात करें कि इस चैप्टर से कौन कौन सी डेफिनेशंस आपको करनी है, तो ध्यान रखना बोयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और फ्री फॉल, बस ये तीन डेफिनेशन सफिशिएंट है। बोयंसी और बोयंट फोर्स एक ही डेफिनेशन होती है दोनों की, जिसमें अपवार्ड थ्रस्ट लगता है आपको जब कोई भी चीज आप वाटर में डिप करते हो, वो वाली डेफिनेशन है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी एक छोटा सा पैराग्राफ है, एज इट इज आपको याद करके जाना है। और फ्री फॉल का कंसेप्ट जो है, और लास्ट जो टॉपिक है 5th नंबर पे, उसमें आपको करके जाना है मास और वेट के बीच में डिफरेंस, ठीक है। और इनका कंसेप्ट भी अच्छे से समझ करके जाना। इंडिविजुअल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी यहां से आ सकते हैं कि भाई वेट क्या है, मास क्या है, मास कांस्टेंट होता है, वेट वरी होता है, ऐसा क्यों है। मास की ऐसा यूनिट पूछ लेगा, वेट की ऐसा यूनिट पूछ लेगा, ऐसे करके। तो आप, मैं कहूंगा कि जो मैंने नोट्स में डिफरेंस टेबल करवा रखी है उसके हर एक पॉइंट्स आपको याद कर जाना, उनसे पूरा टॉपिक ये हो जाएगा मास वेट वाला, ठीक है। तो ये आपका ग्रेविटेशन वाला चैप्टर होता है। अब ये सुनने में जरूर आपको बड़ा लग रहा होगा, पर लर्न करने में बहुत छोटा चैप्टर है ये। इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है हमारा वर्क एंड एनर्जी। अगेन 6 मार्क्स का ये चैप्टर है, इसमें भी लिमिटेड ही आपको पढ़ना है। सबसे पहले वर्क, तो वर्क में देखो हम वर्क की डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। इसके बाद में 3 टाइप के वर्क डन हमने सीखे हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन है और जीरो वर्क डन है। तो वो आपको थोड़ा सा देख करके जाना है। इसके बाद का टॉपिक आता है आपका एनर्जी वाला। तो एनर्जी के अंदर आपको क्या करना है, मेन फोकस आपको रखना है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh सामने दिख रहा है आपको, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब यहां मैं कहूंगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसके ऊपर तुम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करके जाना। एग्जांपल्स है बुक के अंदर, एग्जांपल्स में भी है कुछ क्वेश्चंस इसके, और कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी मैंने आपको करवाए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस करके जाना, बाकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशंस और उनके फॉर्मूले पूरा पढ़ करके जाना, ठीक है। इसके अलावा एक आपको पढ़ना पड़ेगा पावर वाला टॉपिक। तो पावर के अंदर तो बहुत छोटा टॉपिक है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। और इसके अंदर आपका एक एवरेज पावर आता है, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। तो ये आपको इसका डेफिनेशन, ऐसा यूनिट और फॉर्मूला करके जाना है। ऐसा यूनिट में कहूंगा कि ये जो चैप्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स के, इसमें कोई भी जो टर्म्स आ रही है उनकी सबकी ऐसा यूनिट और फॉर्मूला, जिन टर्म्स का, जिन फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला और ऐसा यूनिट है, वो सारी फॉर्मूले, वो सारे ऐसा यूनिट आपको याद करके जाने हैं। एसआई यूनिट पर भी लगातार सवाल आए हुए हैं, तो ऐसा यूनिट जहां पर भी आपको दिखे उसको जरूर आपको लर्न करना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा साउंड। 8 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा, और इसमें भी थोड़े ही टॉपिक हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको लर्न करना है, कुछ टर्म्स है साउंड से रिलेटेड,
उनकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, लाउडनेस है, पिच है, फिर वेवलेंथ आता है, इंटेंसिटी आती है, टिम्बर आता है, और इसके ऊपर भी मैं 100% लिखना चाहूंगा। डेफिनेटली बच्चों आपको इस टॉपिक से एक ना एक पॉइंट पर सवाल मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इन सब के अंदर कुछ भी नहीं है, डेढ़ डेढ़ लाइन की या एक एक लाइन की छोटी छोटी सी इनकी डेफिनेशन है, वो याद करके जाना। और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इनके फॉर्मूले हैं छोटे छोटे वो याद कर जाना। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है पिच के साथ, और एम्पलीट्यूड का रिलेशन होता है लाउडनेस के साथ। वो रिलेशन थोड़े से देख जाना कि एम्पलीट्यूड को बढ़ाने से लाउडनेस बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से पिच बढ़ती है, इस तरीके से, ठीक है। सेकंड टॉपिक जो आपको इस चैप्टर से करना है वो है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की डेफिनेशन विथ डायग्राम। तो ये चीज आपको वहां देखने को मिलेगी। इसके बाद थर्ड टॉपिक आता है आपका वेव का। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, दो टाइप की वेव हमारे सिलेबस में है, तो उनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करके जानी, प्लस अगर कर सको तो इनका कंपैरिजन पूरा याद करके जाना। कंपैरिजन मैंने नोट्स में करवा रखा है, तो वो अच्छे से आपको करके जाना है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, इनकी डेफिनेशन है, डायग्राम्स है, और आपका एक एग्जाम्पल है। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इको और रिवर्बरेशन की आपको डेफिनेशन देख करके जानी है। यहां पर डेफिनेशन लिखना मैं भूल गया। इस टॉपिक में जस्ट आपको इनकी डेफिनेशन पढ़ करके जानी है। इसके अलावा याद करो, इनके नीचे मैंने 2 पॉइंट और लिखवा रखे हैं, इनकी नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी। इको के अंदर तो नेसेसरी कंडीशंस मैंने लिखा रखी कि कौन कौन सी वो कंडीशंस है जब इको प्रोड्यूस होगा, और रिवर्बरेशन के अंदर हम रिवर्बरेशन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं वो करवा रखा है। प्लस इसके अंदर आपको ये पढ़ करके जाना है कि जो रिवर्बरेशन होता है वो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन के कारण होता है, मल्टीपल साउंड रिफ्लेक्शन के कारण होता है, तो उसके प्रैक्टिकल यूजेस कहां पर है, तो इनके एग्जांपल्स या एप्लीकेशंस देख करके जाना कि कहां यूज में आता है। इसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, इसमें आपको इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड और ऑडिबल साउंड, इनका जो डेफिनेशन है वो आपको आना चाहिए, प्लस इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो आपको आनी चाहिए। यहां पर याद रखना कुछ एनिमल्स के नाम दे रखे हैं जो सेंस कर सकते हैं इंफ्रा और अल्ट्रासाउंड्स को, तो वो आपको इंडिविजुअल लर्न करने, क्लासरूम में भी मैंने ये आपको बात बता रखी है, और अब वापस से ये बात बोल रहा हूं कि इंफ्रा, अल्ट्रा, ऑडिबल, इन तीनों के आपको एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन याद करके जानी है। एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में भी इसकी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो ये थे हमारे सारे के सारे फिजिक्स के चैप्टर। अब बात आती है वो लास्ट चैप्टर जो हम बहुत कम पढ़ते हैं, इंप्रूवमेंट इन आवर फूड रिसोर्सेज। बेटा इसमें कुछ नहीं है, इसके आपको जितने इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं ना बुक में, जस्ट आप वो पढ़ जाओ, और 8 मार्क्स का ये चैप्टर आ रहा है, और अगर वो भी पढ़ जाओगे तो वहां से सफिशिएंटली आपका 8 मार्क्स का काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर तो कोई डिस्कस करने लायक बात ही नहीं है। तो ये थे कंप्लीट सिलेबस के सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करवा सकते हैं। और यकीन मानो बेटा कि पूरा पेपर जब आप देखोगे ना 13 तारीख को, तो इन्हीं टॉपिक से आपको मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिन बच्चों ने पीछे वाली 2 वीडियोस नहीं देखी है, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स मैंने फर्स्ट वीडियो 1 के नाम से है वो, उसमें डिस्कस करवा रखे हैं, और जो आपका सेकंड वीडियो है उसके अंदर मैंने बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और आपका टिश्यू वाला चैप्टर जो है वो मैंने वीडियो 2 में रिकॉर्ड कर रखे हैं, और उन दोनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगाए हुए हैं। यहां तक अगर आपने ये वीडियो देख ली तो जाकर के एक बार वीडियो 1 और वीडियो 2 के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लो, ताकि आप पीछे वाले चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लगा सको। तो उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बताने के बाद में आप मन लगा करके इन पॉइंट्स को आप अच्छे से तैयार करोगे और बहुत शानदार जो है एग्जाम के अंदर परफॉर्म करके आओगे।